स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश मिश्रा आज क्लास 9th के एनसीईआरटी के साइंस बुक चैप्टर फर्स्ट को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। पिछले कुछ वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें आपको पदार्थ के बारे में बताया गया था। आपको ये बताया गया था कि पदार्थ को आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर डिवाइड किया, यानी कि वर्गीकृत किया। तो हम आज उनके भौतिक गुणों के आधार पर जिस प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की भौतिक गुणों के कारण उनको 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया। पहली अवस्था आपकी ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था आपकी है द्रव अवस्था तथा तीसरी आपकी है गैस अवस्था। तो इन हेडिंग का जो टॉपिक्स बनता है वो है द्रव की भौतिक अवस्थाएं, मतलब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ भौतिक रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो पहला आपका टॉपिक आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनमें उनके अणुओं, जितने भी उसमें अणु मौजूद होते हैं वो काफी पास होते हैं और एक दूसरे के साथ ही एकदम बाउंडेशन क्लोजिंग करके बने रहते हैं, तथा जो भी गतिज ऊर्जा उनको प्राप्त होती है वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, बस अपने स्थान पर ही रहकर कंपन करते हैं। तब द्रव की वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। आप इसको एक फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे जो ठोस अवस्था के अणु होते हैं वो एक दूसरे से एकदम पास होते हैं, जुड़े हुए, कुछ इस प्रकार से। इन सभी अणुओं के बीच जो जगह होती है वो बिल्कुल नगण्य होती है, न के बराबर। मतलब अंतराणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लगभग नगण्य होता है। इसी कारण ये जो ठोस अवस्था की वस्तुएं होती है वो दृढ़ होती हैं। बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, ब्रिक्स है, फैन है, एनीथिंग। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके पास जो अणु होते हैं, इनके अंदर जो अणु मौजूद होते हैं, उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो काफी कम होती है। चलिए अब हम दूसरी अवस्था पर चलते हैं, जिसका नाम है द्रव अवस्था, मतलब लिक्विड स्टेट। तो इसकी परिभाषा समझेंगे। द्रव की वह अवस्था जिसमें उनके जो अणु होते हैं उनके बीच पाया जाने वाला जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, वह ठोसों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, तथा उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो द्रव की वह स्थिति द्रव अवस्था कहलाती है। आप इसको फिगर के माध्यम से समझें। जैसा कि आपने पहले फिगर में देखा है कि ठोस के अणु काफी पास होते हैं, इनके बीच जो स्थान होता है वह लगभग नगण्य माना जाता है। लेकिन जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़े दूर होंगे, कुछ इस प्रकार से। अर्थात द्रव के अणुओं के बीच स्थान ठोसों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। और इसका कारण यह है कि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से इनके अणु दूर चले जाते हैं। लेकिन इतना बल जरूर इस पे कार्य कर सकता है कि यह इनके अणुओं को अधिक दूर तक न लेके जा सके। इसीलिए जो द्रव होता है उनमें बहने का गुण पाया जाता है। अब चलते हैं गैस अवस्था पर। गैस अवस्था को भी पहले आप एक फिगर के रूप में समझ लीजिए। अणुओं की संरचना पहले हम प्रदर्शित कर देते हैं। आपने देखा ठोस के अणु काफी पास, द्रव के अणु थोड़े दूर, और जो गैस के अणु होते हैं वो काफी दूर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ठोसों में जो अंतराणविक स्थान होता है वो काफी कम होता है, या मान लीजिए कि लगभग न के बराबर होता है। रीजन ये होता है कि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है।
दूसरी अवस्था में जब द्रव में हमने समझा तो हमने देखा कि इनके अणु जो थे वो ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर थे। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव के अणुओं के बीच स्थान मिल गया। कारण ये था कि द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल था वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम था, जिसकी वजह से इसके अणु थोड़े दूर दूर थे। तीसरी अवस्था थी गैस की। गैस में क्या होता है कि इसके अणु काफी दूर दूर होते हैं, मतलब गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इनके अणुओं के बीच जो स्थान होता है वो अत्यधिक होता है तथा इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, जिसको हम लोग अंतराणविक बल कहते हैं, वह इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम या लगभग न के बराबर होता है। अर्थात द्रव की वह अवस्था जिसमें उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल एकदम न के बराबर हो, लगभग नगण्य हो, तथा उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा दोनों अवस्थाओं ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक हो, तो द्रव की वह अवस्था गैस अवस्था कहलाती है। इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि। बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप गैस अवस्था में देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहला आपका आता है इसमें आकार। आपने देखा होगा कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। और गैस का भी आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। निश्चित करने का तात्पर्य यह हुआ कि ठोस वस्तुओं को हम जहां कहीं भी रख दें वह हमेशा उसी आकार के होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उनके आकार को निश्चित माना जाता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। रीजन यह है कि द्रव को हम जिस भी पात्र में रखें, जिस भी बर्तन में डालें, वह उसी का आकार धारण कर लेते हैं, इसीलिए जो इनका आकार होता है वह अनिश्चित होता है। उसी प्रकार गैस है, यह इनके जो अणु होते हैं, जिस भी बर्तन में गैस को रखा जाए, यह अनियमित गति करते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, इसलिए गैस का भी जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। चलिए सेकेंड कंपैरिजन पे चलते हैं, तुलना करेंगे आयतन के लिए, मतलब वॉल्यूम के लिए। जो ठोस का वॉल्यूम होता है, जो ठोस का आयतन होता है, वो निश्चित होता है। और द्रव के लिए भी जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। लेकिन गैस के लिए जो आयतन होता है वह अनिश्चित होता है। अब क्यों ऐसा होता है, कारण समझ लीजिए कि ठोस का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। रीजन ये है कि इनके जो अणु होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, इसलिए जो इनका वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। इनका जो भी वजन होगा 1 kg 2 kg हम कहीं भी रखे रहेंगे वो उतना बरकरार रहेगा, बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव, हालांकि इसमें बहने के गुण पाए जाते हैं और इनके अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, फिर भी इतना बल कार्य कर लेता है कि यह अधिक दूर तक ट्रेवल न कर सके। तो इस वजह से जिनका जो आकार होता है वो तो निश्चित हो जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वह निश्चित हो जाता है। अगर किसी भी पात्र में हम 1 लीटर ऑयल रखे हैं या वाटर रखे हैं तो दूसरे बर्तन में डालेंगे तो जरूर उनके आकार में अनिश्चितता आएगी, लेकिन उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात जो द्रव का आयतन होता है वह निश्चित होता है। तीसरे पे आते हैं गैस पर। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में गैस को भरा जाता है, गैस के अणु अनियमित गति करते हैं और ये बर्तन की सभी दीवारों पर, ऊपर नीचे हर तरफ की दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिससे इनका आयतन अनिश्चित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका है संपीड्यता, मतलब कंप्रेसिबिलिटी।
अब इसको लेकर के हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक समझना होगा कि संपीडितता मतलब संपीडन होता क्या है। संपीडन का मतलब यह है, परिभाषा यह है कि किसी द्रव्य की कोई भी अवस्था हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उस पर दबाव डाल करके उनके अणुओं को हम जितना पास ला सकते हैं, यह स्थिति संपीडन या संपीडितता कहलाती है। तो इसको लेकर के कंपेयर किया जाएगा, तुलना की जाएगी। तो पहले आते हैं ठोस पर। ठोसों में जो संपीडन की क्रिया होती है वो लगभग न के बराबर होती है। ये संपीडित नहीं होते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, उस पर दबाव डालिए, क्या आप ये प्रयास कर पाएंगे या का वर्क कर पाएंगे कि उनके अणुओं को और पास ला सकें, मतलब क्या उसको पिचका सकें? ऐसी अवस्था नहीं आएगी। तो जो ठोस होते हैं वो संपीडित नहीं होते हैं। अब दूसरे पर आते हैं द्रव पर। ये ठोसों की अपेक्षा कुछ संपीडित हो जाते हैं। बात करें अगर द्रव की, तो द्रव को अगर हम दबाएं, उस पर दबाव डालें, तो उसके अणु कुछ पास पास आ जाते हैं। अर्थात ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं वो कुछ संपीडित हो जाते हैं, लेकिन जो ठोस होता है वो संपीडित नहीं हो सकता है। अब आते हैं गैस पर। इनकी संपीडितता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है, अर्थात गैसों पर दबाव डाल करके इनके अणुओं को अधिक पास पास लाया जा सकता है। अब अगर कारण पूछा जाए कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो सकता है कि ठोस संपीडित नहीं होते हैं, द्रव को ठोसों की अपेक्षा कुछ संपीडित किया जा सकता है तथा सबसे ज्यादा संपीडित किया जा सकता है गैस को? उसका एक कारण है क्योंकि जो ठोस होते हैं इनके अणु हमेशा पास पास होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, तो इनके बीच जो स्थान होता है अणुओं के बीच, वो स्थान न के बराबर होता है, तो संपीडित किया ही नहीं जा सकता। सेकंड आते हैं, द्रव में ठोसों की अपेक्षा जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच जो स्थान पाया जाता है, जो स्पेस पाया जाता है, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए द्रवों में दबाव डाल करके उन स्थानों को थोड़ा सा और फिल किया जा सकता है, जिसके कारण जो द्रव होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा कुछ संपीडित हो जाते हैं। लेकिन गैस की स्थिति में हमने जाना है कि गैस के अणु जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो जितने दूर होते हैं उनके बीच स्थान उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर स्थान हमारे पास अधिक होगा तो हम गैसों पर दबाव डाल करके उन स्थानों को फिल कर सकते हैं। अर्थात जो गैस की संपीडितता होती है वह सर्वाधिक होती है इसके ठोस और द्रव की तुलना में। मतलब गैसों को हम अधिक आयतन वाले बर्तन में या से उससे भी ज्यादा कैपेसिटी की गैस को फिल किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, अगर उसमें 10 केजी वेट का कोई ठोस ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, भर रहे हैं, तो 10 केजी ही आएगा। अब उसी बर्तन में अगर 10 लीटर की कैपेसिटी का वो कंटेनर है, तो द्रव जो है आप अगर दबाव डालेंगे, कंप्रेसिबल करेंगे, तो मैक्सिमम 11 लीटर का द्रव उसमें आ सकता है। लेकिन 10 लीटर के कंटेनर में अगर आप गैस भरना चाहें तो कम से कम 15 लीटर गैस आप फिल कर सकते हैं। मतलब कि कम आयतन वाले कंटेनर में अधिक से अधिक दबाव डाल करके गैस के अणुओं को अधिक पास पास ला करके ज्यादा आयतन का गैस उसमें फिल किया जा सकता है। तो यही आपका संपीडितता हुआ, जिसको हम संपीडन के नाम से जानते हैं। मतलब द्रव की अवस्थाओं में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हम दबाव डाल करके अणुओं को जितना पास पास ला सकते हैं, द्रव की वही अवस्था ही उसका संपीडन कहलाती है। संपीडित गैस के दो मुख्य उदाहरण हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहला है एलपीजी। घरों में प्रायः सबके यूज होता होगा। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। मतलब जिस भी सिलेंडर में एलपीजी भरे होते हैं, फिल किए होते हैं,
वह उच्च दाब पर भरे गए होते हैं, अर्थात उनमें जो गैस की मात्रा होती है, मतलब जो कैपेसिटी होता है कंटेनर का, मान लीजिए कंटेनर की कैपेसिटी 10 लीटर की है, तो उसमें उच्च ताप पर इस गैस को भरा जाता है जिसका अमाउंट उस कंटेनर से ज्यादा होता है। उसी प्रकार सीएनजी एक ये भी उदाहरण है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये भी एक गैस होती है जिसको जिस कंटेनर में भरा गया रहता है उच्च दाब पर अधिक मात्रा में भरा गया रहता है। जैसे कि अगर कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 12 लीटर की है, तो उसमें जो गैस फिल की रही होगी वह 12 लीटर से अधिक की होगी। मतलब इसको उच्च दाब पर इनके अणुओं को पास पास ला करके कम आयतन वाले बर्तन में अधिक मात्रा में भर दिया जाता है। एक और उदाहरण है, अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन जो होता है उच्च दाब पर उस सिलेंडर में फिल किया जा रहता है, अर्थात उसमें जितने अमाउंट में गैस आ सकती है उससे कहीं ज्यादा भरी गई रहती है। तो ये आपके मुख्य उदाहरण है संपीड़ित गैस के। चलिए अब अगली तुलना पर चलते हैं, कणों के बीच अंतराणविक बल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहले भी हम रिपीट करते आए हैं कि ठोसों के कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इनके कणों के मध्य सबसे अधिक होता है। मतलब जो अंतराणविक बल है जो दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य कार्य करता है वह ठोस के कणों के मध्य सबसे अधिक होता है। अब बात द्रव की आती है, इनके कणों के मध्य ठोसों की अपेक्षा थोड़े कम लगते हैं। कम लगते हैं या कम होते हैं, मतलब अगर ठोस की अपेक्षा तुलना की जाए द्रव में, तो द्रव के कणों के मध्य जो अंतराणविक बल कार्य करता है वह ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है। अब बात आती है गैस की। गैस के कणों के मध्य ये बल नगण्य होता है। नगण्य होता है मतलब कि ठोसों के कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अंतराणविक बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। द्रव के कणों के मध्य ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गैस के कणों के मध्य जो ये बल होता है वो लगभग शून्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है।